लोगों को जिन महत्वपूर्ण अपडेटों के बारे में बताने जा रहा हूं उनमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बॉर्डर के नजदीक अपने बेसेस को अपग्रेड करने के खबर से शुरू करके कैसे जापानीज कंपनियों की तरफ से चाइना की अर्थव्यवस्था को देखते हुए चाइना से अपने आप को बाहर किया जा रहा है। फैटेफ के टीम के पाकिस्तान विजिट के खबर से शुरू करके कैसे पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जेफ-17 एयरक्राफ्ट को इंस्पेक्ट करने के लिए अर्जेंटीना के अधिकारी पाकिस्तान पहुंचेंगे और कैसे चाइना की तरफ से एयर टू एयर मिसाइलों को विदेशी मिसाइलों से भी ताकतवर बनाने के ऊपर काम किया जा रहा है, उसके खबर भी शामिल है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो उस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि भारत को तुरंत ही नॉर्दर्न बॉर्डर में अपने एयरफोर्स की जो ताकत है या फिर कहे तो फायर पावर है उसे बढ़ाना आवश्यक है, जिनमें कि यहाँ पे स्थित एयर बेसेस सुखोई 30 MKI और MI-17 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करने से शुरू करके नए फाइटर एयरक्राफ्ट, रडार, सर्वेलेंस प्लेन और आर्म्ड UAV को शामिल करना भी शामिल है। तो नया प्लान में जो 4 बड़े हिस्से हैं उनमें सबसे पहला है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ईस्टर्न लद्दाख में एक नया लैंडिंग ग्राउंड का निर्माण करना, जबकि इसके अलावा हिमालयन रीजन में कई सारे हेलीपैड्स का निर्माण करना, जबकि इस रीजन में इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस सिस्टमों को जोड़ते हुए नया प्लेन्स को लाना और साथ ही साथ यहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड कैपेबिलिटी वाले स्पेशलाइज्ड सरफेस टू एयर वेपनों को तैनात करना भी शामिल है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इन सभी कामों के ऊपर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपने फोकस को काफी मजबूत किया गया है और बीते कुछ सालों में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक खास करके उत्तरी बॉर्डर में मजबूती के साथ अपने जमीन को और मजबूत किया गया है। आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे बता दूं कि हाल ही में ही एयर चीफ मार्शल की तरफ से दिल्ली में आयोजित एक स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक के आयोजन के दरमियान ये जानकारी दिया गया है कि किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े में 127 अनमैन एरियल व्हीकलों को शामिल करने का तैयारी कर रहा है, जिनमें संभावित तापस अनमैन एरियल व्हीकल से शुरू करके रुस्तम 1 के आर्म वर्जन मतलब आर्चर अनमैन एरियल व्हीकल भी शामिल होगा। हालांकि इससे पहले ये भी खबर आया था कि किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स अपने एरियल सर्वेलेंस कैपेबिलिटी को मजबूत करने के लिए एवैक्स एयरक्राफ्टों के ऊपर काम कर रहा है और संभावित नेत्र 2 प्रोजेक्ट के अंतर्गत A321 एयरक्राफ्टों के अलावा इंडियन एयरफोर्स के लिए एडिशनल EMP-145 एयरक्राफ्टों को भी खरीदा जाए। हालांकि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपने सरफेस टू एयर कैपेबिलिटी को भी मजबूत किया जा रहा है, जिनमें S-400 जैसे सिस्टमों को तो शामिल किया गया है, या साथ में आकाश जैसे सिस्टमों को अपग्रेड करने के साथ साथ क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल और MRSAM और LRSAM जैसे प्रोजेक्टों के ऊपर भी काफी अधिक तवज्जो दिया जा रहा है। दोस्तों चलिए आप जानते हैं वीडियो का नेक्स्ट अपडेट मतलब किस तरीके से अब जापानीज कंपनी एक के बाद एक चाइना छोड़ के बाहर निकल रहा है, जिससे कि चाइना की इकोनॉमी के ऊपर आने वाले समय में और बड़ा झटका लगेगा। दोस्तों एक तरफ जहां पे चाइना के अंदर कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण चाइना के इकोनॉमी गिर रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ ताइवान स्ट्रेट के मामले को लेके वाशिंगटन और बेजिंग के अंदर जो टेंशन है उसे देखते हुए अब कई सारे जापानीज कंपनी खास करके चिप बनाने वाले कंपनी भी अब चाइना से अपने आप को बाहर कर रहा है। और दोस्तों इसके बारे में हाल ही में सिंगापुर स्थित एक न्यूज एजेंसी के तरफ से जापान के न्यूज रिपोर्टों को कोट करते हुए जानकारी दिया गया है कि किस तरीके से करीबन 135 बड़े कंपनी जो कि चाइना के अंदर सेमीकंडक्टर, कॉस्मेटिक्स आइटम, क्लॉथ्स, हाउस होल्ड अप्लायंसेस और व्हीकलों के पार्ट्स निर्माण कर रहा था, वो अब अपने आप को चाइना से समेटते हुए चाइना से बाहर जा रहा है। और दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इनमें से कई सारे कंपनी जहां पे अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को चाइना से रिलोकेट करते हुए वियतनाम की तरफ शिफ्ट कर रहा है, तो कई सारे कंपनी इसे साउथ ईस्ट एशिया के अन्य देशों में शिफ्ट कर रहा है। हालांकि कई सारे ऐसे कंपनी हैं जो यान के गिरते हुए हालत को देखते हुए अपने प्रॉफिट को सही रखने के लिए जापान के अंदर फिर से वापस आने का तैयारी कर रहा है। दोस्तों देखा जाए तो करीबन जापान के 90% ऐसे कंपनीज है जो जापान के बाहर ही अपने प्रोडक्शन करता है। इवन इनमें से कई सारे कंपनी अपने देश के आवश्यकताओं को भी पूरा करने के लिए प्रोडक्शन को देश के बाहर ही करता है। दोस्तों जापान के ऐसे कंपनियों में ज्यादातर कंपनी अपने प्रोडक्शन फैसिलिटीज चाइना में बना के रखा है और चाइना से ही प्रोडक्शन करते हुए जापान और अन्य दुनिया के देशों में सप्लाई करता है। ऐसे कंपनियों में जो मल्टीनेशनल कंपनी शामिल है उनमें टोयोटा, होंडा, निसान, मांजा, सुजुकी, कावासाकी, मित्सुबिशी, तोशिबा, हिताची, सोनी, निकॉन, कैनन, पायोनियर जैसे कंपनी भी शामिल है और इन सभी कंपनियों के बेसेस अब तक चाइना में था। हालांकि दोस्तों ये कोई पहला घटना नहीं है, बल्कि जापान की तरफ से तो अपने कंपनियों को चाइना से साल 2016 से ही शिफ्ट किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि साल 2016 से साल 2019 की मई महीने तक करीबन 249 जापानीज कंपनी चाइना को छोड़ते हुए अन्य देशों में अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को स्थानांतरित कर चुका है। पर दोस्तों ये एक बहुत लंबे समय के दरमियान था, लेकिन साल 2022 में ही बताया जा रहा है कि कुछ ही महीनों के अंदर 135 के आसपास कंपनी चाइना छोड़ चुका है, जो चाइना के इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत बड़ा डेंट लाएगा। और ऊपर से देखा जाए तो चाइना फिलहाल एक बहुत बड़े इकोनॉमिकल क्राइसिस से भी गुजर रहा है। चाइना के इकोनॉमिकल ग्रोथ इतना अधिक नहीं है और ऊपर से चाइना के ऊपर कई सारे देशों के इनडायरेक्ट प्रतिबंध भी लग रहा है और कई सारे देश
देश चाइना के प्रोडक्टों का बॉयकॉट भी कर रहा है। ऐसे में अगर जापानीज कंपनी भी चाइना से बाहर निकल जाता है तो चाइना जो अन्य देशों के प्रोडक्टों का मैन्युफैक्चरिंग करके अपनी इकोनॉमी को संभाल के रखा था वो भी एक तरीके से टूट जाएगा। तो सब चलिए जानते हैं वीडियो का नेक्स्ट अपडेट मतलब फैटफ के अधिकारियों के पाकिस्तान दौरे के बारे में। तो सबको पता ही होगा कि बीते कुछ सालों से पाकिस्तान फैटफ मतलब ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के जो वॉचडॉग है उसके ग्रे लिस्ट में है और कुछ सालों से पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने का प्रयास भी कर रहा है और बताया जा रहा है कि इस बार फैटफ के अधिकारियों के द्वारा पाकिस्तान की तरफ से उठाए गए कदम को जांचने के लिए पाकिस्तान का दौरा किया जाएगा। बताया जा रहा है कि जल्द ही फैटफ की टीम पाकिस्तान के दौरे पे आ सकते हैं जहां पे जांचा जाएगा कि पाकिस्तान फैटफ के शर्तों को मान रहा है कि नहीं और अगर पाकिस्तान की तरफ से माना जा रहा है तो ही पाकिस्तान को फैटफ के ग्रे लिस्ट से बाहर रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि फैटफ के जो टीम है उनके विजिट पाकिस्तान के फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मतलब FIA के हेडक्वार्टर और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के डायरेक्टरेट का होगा। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉन्ड्रिंग और कॉम्बाइनिंग द फाइनेंशियल टेररिज्म नामक संस्था के डायरेक्टर के तरफ से उनके सामने किस तरीके से एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट किया गया है उसका भी ब्रीफिंग दिया जाएगा। इवन दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में ये भी बताया जा रहा है कि ये जो फैटफ के टीम है इनके विजिट के दरमियान ये भी जांचा जाएगा कि अब तक फैटफ के द्वारा पाकिस्तान के ऊपर जो शर्तें लगाया गया था या पाकिस्तान को जिन कामों को करने के लिए बताया गया था उन कामों को पाकिस्तान की तरफ से किया गया है कि नहीं। हालांकि फैटफ के टीम के रिव्यू के बाद ही पाकिस्तान को इस संस्था के द्वारा जो ग्रे लिस्टिंग किया गया है उससे बाहर निकाला जाएगा कि ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रखा जाएगा उसके ऊपर डिसाइड होना है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि जो FIA के दफ्तर का विजिट फैटफ के टीम की तरफ से किया जाएगा उस दरमियान सभी तरीके के अन्य विजिटरों के FIA के दफ्तर में प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। कुल मिला के दोस्तों पाकिस्तान फैटफ के ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए भरपूर प्रयास कर रहा है लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की हरकत है या फिर कहे तो जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों को फैलाने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काम कर रहा है इससे पाकिस्तान का फैटफ के ग्रे लिस्ट से बाहर निकालना काफी मुश्किल है और अगर पाकिस्तान निकलता भी है तो पाकिस्तान के ऊपर कई तरीके के निगरानी भी रखा जाएगा और कई तरीके के शर्तों को भी पाकिस्तान को मानना पड़ेगा। दोस्तों चलिए अब जानते हैं वीडियो का नेक्स्ट अपडेट मतलब पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से क्लेम किया गया उस खबर के बारे में जहाँ पे बताया जा रहा है कि JF-17 एयरक्राफ्ट को इंस्पेक्ट करने के लिए अर्जेंटीना के अधिकारी की पाकिस्तान विजिट। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में क्लेम किया जा रहा है कि अर्जेंटीना के जो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ है मतलब जनरल हुआन मार्टिन बार्लियो की तरफ से हाल ही में ही एक पाकिस्तान का विजिट किया गया जो कि बेसिकली पाकिस्तानी एयरफोर्स के JF-17 थंडर मतलब जंग फाइटर एयरक्राफ्टों के इंस्पेक्शन के लिए था और इन एयरक्राफ्टों को इंस्पेक्शन इसीलिए किया गया है क्योंकि अर्जेंटीना अपने बेड़े के लिए आने वाले कुछ महीनों के अंदर एक एयरक्राफ्ट खरीदना चाहता है। बताया जा रहा है कि अर्जेंटीना के चीफ ऑफ स्टाफ के इस विजिट के दरमियान उनका एक दौरा पाकिस्तान एरोनॉटिक कॉम्प्लेक्स कामरा का भी हुआ जहाँ पे अधिकारियों के द्वारा JF-17 थंडर एयरक्राफ्टों के ब्लॉक 3 वर्जन मतलब जंग फाइटर के तीसरा ब्लॉक के एयरक्राफ्टों के बारे में जानकारी दिया गया। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि उनके सामने ये भी बताया गया है कि किस तरीके से जो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स है वो एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन कर रहा है और किस तरीके से तय समय पे उन्हें एयरक्राफ्टों का डिलीवरी किया जा सकता है। दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि उनका असल में ये विजिट जून महीने के दरमियान था जब उनका मुलाकात पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ के साथ भी हुआ है और पाकिस्तानी एयरफोर्स के साथ साथ पाकिस्तानी एरोनॉटिक कॉम्प्लेक्स के वरिष्ठ अधिकारी के साथ भी हुआ। पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ के साथ मुलाकात के दरमियान दोनों देशों के बीच में बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर भी चर्चा हुआ है। हालांकि दोस्तों जून महीने में हुए इस मुलाकात के बारे में पाकिस्तान की तरफ से अभी खुलासा किया जा रहा है। दोस्तों चलिए आप जानते हैं वीडियो का सबसे आखिरी अपडेट मतलब चाइना की तरफ से बनाए जाने वाले एयर टू एयर मिसाइल जिसे लेके चाइनीज मीडिया का कहना है कि ये वेस्टर्न प्लेटफॉर्मों के मुकाबले में अधिक ताकतवर होगा। दोस्तों हाल ही में ताइवान के नजदीक चाइना की तरफ से एक बहुत बड़े मिलिट्री एक्सरसाइज को अंजाम दिया गया जहाँ पे चाइना की तरफ से कई सारे फाइटर एयरक्राफ्ट और फाइटर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया था। और दोस्तों इस मिलिट्री एक्सरसाइज के बाद अब चाइना के मैन्युफैक्चररों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि चाइना के पास जो एयर टू एयर मिसाइल है ये दुनिया में लीडिंग है और चाइना जो नेक्स्ट जनरेशन के एयर टू एयर मिसाइलों का निर्माण कर रहा है ये संपूर्ण तरीके से सभी देशों को पछाड़ते हुए खास करके वेस्टर्न देशों को पछाड़ते हुए आगे जाएगा। दोस्तों चाइनीज मैन्युफैक्चररों का दावा है कि चाइना की तरफ से निर्माण किया गया PL-15E PL-10E जैसे मिसाइल अमेरिकी M120 M9X और रशियन R-77 R-73 जैसे मिसाइलों के मुकाबले में
में अधिक ताकतवर है। हालांकि दोस्तों अगर चाइना के PL सीरीज के मिसाइलों को देखा जाए तो इसके डेवलपमेंट का इतिहास भी काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि चाइना की तरफ से इन मिसाइलों के डेवलपमेंट असल में इजराइल से मिसाइलों को खरीद के उसके कॉपी करके किया गया था। चाइना के द्वारा अभी भी इजरायली कॉपी किए हुए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही अपने PL सीरीज के मिसाइलों में किया जा रहा है, चाहे वो PL-10 हो या फिर PL-15 हो। हालांकि चाइना की तरफ से PL-15 मिसाइलों को लेकर जो दावे अब तक किया गया है उसे कहीं भी चाइना की तरफ से साबित करने में कोई सफलता नहीं मिला है। जबकि दूसरी तरफ अगर रशियन R-77 या R-73 या फिर अमेरिका के एमराम या फिर साइडवाइंडर जैसे मिसाइलों को अगर देखा जाए तो ये कई सारे लड़ाइयों में इस्तेमाल हो चुका है और लड़ाइयों में अपना प्रदर्शन दिखा चुका है। कुल मिलाकर दोस्तों चाइना के एक्सपर्टों की तरफ से या फिर कहे तो चाइना के मैन्युफैक्चररों की तरफ